नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल की और हम ये देखेंगे कि 1707 औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद क्या क्या घटित होता है और मुगल राजनीति में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर मुगल काल के इस पहले वीडियो की और देखते हैं मुगल काल में क्या चल रहा है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और फिर उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इस समय पर जो औरंगज़ेब रहता है उसके 3 बेटे रहते हैं। मुअज़्ज़म जो कि काबुल का सूबेदार रहता है और यह शाह आलम की उपाधि लेता है। वहीं आज़म जो कि मालवा गुजरात का सूबेदार रहता है जो अली जहाँ की उपाधि लेता है और कामबख्श जो बीजापुर गोलकुंडा का सूबेदार रहता है और दीन पनाह की उपाधि लेता है। यहाँ पर औरंगज़ेब ने मुअज़्ज़म को उपाधि दी थी शाह आलम और ये सारी उपाधियाँ कौन इन्हें दे रहा है? वह दे रहा है औरंगज़ेब। मुअज़्ज़म को औरंगज़ेब रानी नामबाई या कौन था? रानी नामबाई जो कि राजौरी की राजकुमारी थी, ये इसका पुत्र रहता है। और दक्कन अभियान के दौरान मुअज़्ज़म द्वारा औरंगज़ेब को संभाजी से संधि करने की सलाह देने पर औरंगज़ेब ने मुअज़्ज़म को 12 साल कैद में रखा था। क्यों? क्योंकि मुअज़्ज़म ने कहा थी भाई औरंगज़ेब से कि पिताजी युद्ध मत करो, संधि कर लो। अगर हम संधि कर लेंगे तो हमारे मराठों से अच्छे संबंध हो जाएंगे और इससे दक्षिण की राजनीति में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि भैया तुम ऐसा कहकर मेरा अपमान कर रहे हो। क्या मैं एक छोटे से शासक से संधि करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और तुमने गुस्ताखी तो की है, चलो अब 12 साल के लिए जेल में जाओ। औरंगज़ेब ने आज़म को यहाँ पर अली जहाँ की उपाधि वह देता है और दिलराज बेगम ईरानी राजकुमारी जो थी उसका पुत्र था और दिलराज बेगम यहाँ पर उसकी सबसे प्रिय रानी थी। यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं बन रही थी कि जो आज़म है वह अगला शासक बनेगा। कामबख्श को औरंगज़ेब ने दीन पनाह की उपाधि दी थी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार औरंगज़ेब ने वसीयत बनाई अपनी और उस वसीयत के अनुसार मुअज़्ज़म को 11 प्रांत मिलने थे जिसकी राजधानी थी दिल्ली। आज़म को 8 प्रांत मिलने थे जिसकी राजधानी थी आगरा और कामबख्श को केवल 2 प्रांत मिलने थे, बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू होता है और जून 1707 ईस्वी में जाजू के युद्ध में या चचाऊ के युद्ध में या जजाऊ के युद्ध में मुअज़्ज़म ने मुनीम खां एवं असद खां की सहायता से आज़म को पराजित कर दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और उसने बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम की उपाधि लेकर एक नए मुगल शासक के रूप में गद्दी संभाली। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया ये बहुत ही वृद्ध अवस्था में 65 साल के आसपास इसकी उम्र थी तब ये गद्दी पर बैठा था। क्योंकि औरंगज़ेब काफ़ी बुढ़िया गया था तब तक उसने गद्दी नहीं छोड़ी थी, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बच्चे भी काफ़ी बुजुर्ग स्थिति में गद्दी पर बैठते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल के ज़्यादातर जो शासक होते हैं वह पेंशन लेने की कंडीशन में गद्दी पर बैठते हैं, जिसके कारण उनका शासन की तरफ ध्यान नहीं रहता। और उत्तर मुगल काल के पतन में एक कारण इसे भी जिम्मेदार माना जा सकता है कि यहाँ पर ये काफ़ी वृद्ध अवस्था में शासक बन रहे थे और इनके पास में वो माहौल नहीं था कि एक ऊर्जावान शासक की तरह ये काम कर सके। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक यह बनता है और इसने मुनीम खां को वजीर तथा 7,000 का जात बनाया और 2 अस्पा सह अस्पा का मनसब दिया। यहाँ पर 2 अस्पा सह अस्पा जब हमने जो इनकी भू राजस्व प्रणाली पढ़ी थी तब हमने इसे देखा था मनसबदारी व्यवस्था में। दोस्तों, असद खां को वकील ए मुतलक यानी कि औरंगज़ेब ने इस पद को समाप्त कर दिया था। फिर से यह पद बनाता है वकील ए मुतलक और उसको यहाँ पर बिठालता है किसको? असद खां को। और 7,000 का मनसब इसे भी बनाता है और 2 अस्पा सह अस्पा इसे भी दिया जाता है। कुछ समकालीन इतिहासकार जैसे खफी खां वो कहते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में अरुचि रखने के कारण इसे शाह ए खबर कहा गया है।
तो शाह-ए-बेखबर किसे कहा गया है? तो कहा गया है बहादुर शाह प्रथम। अब यहाँ पर से शासकों के अन्य नाम हमें देखने को मिलेंगे, उनके उपनाम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी किसी की अरुचि है, तो कोई संगीत का इतना प्रेमी है कि उसे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, कोई इतना रंगीला बाज है कि वह भैया बिना वस्त्रों के अपने महल में घूमते रहता है। तो इस तरह के अलग अलग अजीबोगरीब मुग़ल शासक हमें उत्तर मुग़ल काल में देखने को मिलेंगे। 1709 ईस्वी में कामबख्श को पराजित कर बीजापुर गोलकुंडा पर अधिकार कर लेता है। इसने भी औरंगजेब की तरह कुछ धार्मिक नीति बनाई रखी, जैसे राजकीय सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी गैर मुसलमानों से यह जजिया वसूलता है। राजकीय सेवा में कार्यरत गैर मुसलमानों को छोड़कर अरबी इराकी घोड़े, हाथी व पालकी की सवारी पर यह पाबंदी लगाता है। अंग्रेज इतिहासकार सिडनी ओवन इसके विषय में लिखता है कि यह अंतिम ऐसा मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है। वो कौन है? बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम फर्स्ट। अब इसके बाद में देखिए, ये शाह आलम फर्स्ट ही है ना भाई। तो यहाँ पर ये अगला शासक यहाँ पर बन रहा है बहादुर शाह फर्स्ट। तो यहाँ पर जो बहादुर शाह फर्स्ट के विषय में कहा जाता है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने राजपूतों, मराठों, सिखों के प्रति द्वैत परक नीति अपनाई। द्वैत परक का नीति का मतलब है बिन पैंदी का लूटा, मतलब कभी समर्थन कर रहा है तो कभी विरोध कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम कर रहा है। जब इसको लग रहा है कि अब समर्थन करने से मेरा फ़ायदा है तो ये समर्थन कर रहा है, और जब लग रहा है कि इनको भाई समर्थन नहीं देना है, इससे नुकसान होगा, तो ये समर्थन हटा ले रहा है। तो यहाँ पर जो बहादुर शाह फर्स्ट है ये द्वैत परक नीति यहाँ पर अपनाता है। मारवाड़ और आमेर के दो शासक रहते, अजीत सिंह और जयसिंह सेकंड। बहादुर शाह प्रथम ने मारवाड़ शासक अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया और उन्हें मारवाड़ की रियासत प्रदान की, लेकिन गुजरात की उन्हें जागीर नहीं दी, जो कि उनकी मूल जागीर थी। इसी प्रकार आमेर का शासक जयसिंह सेकंड को आमेर रियासत प्रदान किया, लेकिन मालवा की जागीर नहीं दी। मराठों में बहादुर शाह प्रथम ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति माना, लेकिन शाहू को नहीं माना। यहाँ पर क्या होता है कि भैया जो जैसे आमेर का शासक है, उनके पास में मालवा का क्षेत्र भी था, लेकिन ये उन्हें मालवा का क्षेत्र नहीं देते, मतलब कि संतुष्ट तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे जो अजीत सिंह है जो मारवाड़ के शासक हैं, उनको गुजरात नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके पास में गुजरात भी था। इसी तरह मराठे जो चाहते थे कि भैया, ताराबाई चाहती थी कि भाई हमारे बेटे शिवाजी सेकंड को आप छत्रपति मान लो, लेकिन शाहू महाराज को ये छोड़ देता है और शिवाजी को ये मान लेता है छत्रपति, शिवाजी सेकंड को, जो राजा राम के बेटे रहते हैं और शिवाजी महाराज के पोते रहते हैं। तो यहाँ पर ये शिवाजी सेकंड को छत्रपति मान लेता है, और इधर औरंगजेब द्वारा जो कैद में शाहू महाराज थे उन्हें छोड़ देता है। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि शाहू और शिवाजी आपस में लड़े, इस तरह की ये नीति यहाँ पर अपनाता है। शाहू को ये छत्रपति नहीं मानता है और मराठों को दक्कन के प्रांतों में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देता है, चौंत वसूलने का अधिकार नहीं देता है। सरदेशमुखी क्या होता था? तो सरदेशमुखी वो टैक्स होता था जो मराठे अपने मूल क्षेत्र में वसूलते थे, जो सीधे पेशवा के अधीन जो क्षेत्र आता था ना, छत्रपति के अधीन जो सीधे क्षेत्र आता था, उसमें ये वसूलते थे। और जहाँ पर ये लूटमार वगैरह करते थे, जहाँ पर ये आक्रमण करके आ जाते थे कि भैया अब तुमको हर साल टैक्स देना है, तो ऐसी जगह पर से ये चौथ वसूलते थे। बहादुर शाह ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह को सम्मान दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख नेता बंदा बैरागी के साथ संघर्ष जारी रखा और 1711 ईस्वी में उसको पराजित किया। तो यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट की पॉलिसी शायद अब आपको समझ में आ गई होगी कि कभी ये समर्थन कर रहा है, कभी ये विरोध कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसके मूड की बात है और इसकी परिस्थितियों की बात है। जब इसको लग रहा है कि भाई अब परिस्थिति सही है तो ये समर्थन कर दे रहा है, और जब लग रहा है कि परिस्थिति हमारे खिलाफ है तो ये विरोध कर दे रहा है। बहादुर शाह प्रथम ने जाट नेता चूड़ामन तथा बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ भी दोस्ती बनाए रखी और उनके साथ में अच्छे संबंध बनाता है।
1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब वो बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में कौन बनता है? तो यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट के 4 बेटे रहते हैं, अलीम उस खान, रफ़ी उस खान, जहान शाह और जहांदर शाह। तो यहाँ पर जहांदर शाह जो चौथा बेटा रहता है वह अगला मुगल बादशाह बनता है सिर्फ 1 साल के लिए। जहांदर शाह ईरानी गुट के अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से अपने भाइयों अजीम उस खान, रफ़ी उस खान, जहान शाह को कैद कर शासक बनता है और शासक बनने पर जुल्फ़िकार खां को 10,000 का इदाई चक्रा 10,000 जात का मनसब बनाता है, वजीर भी बनाता है और मीर बख्शी भी बनाता है। तो जुल्फ़िकार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जहांदर शाह के समय ही मुगल दरबार में अमीरों की गुटबाजी हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये ईरानी गुट के अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से ये शासक बना है, तो क्यों ना हम भी किसी राजकुमार का समर्थन करें और उसको शासक बना दें, तो फिर हमको भी 10,000 का जात का मनसब मिलेगा, वजीर का पद मिल जाएगा, मीर बख्शी का पद मिल जाएगा, बहुत बहुत पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो यहाँ पर ये सोचते हैं कि क्यों ना हम भी किसी राजकुमार का समर्थन करें और इस नीति के तहत यहाँ पर जो इनका दरबार होता है वह षड्यंत्रों से भर जाता है। अब इस समय सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण जुल्फ़िकार खां के पास था और जुल्फ़िकार खां ने बहादुर शाह फर्स्ट द्वारा अंधाधुंध जागीर बांटने की नीति पर रोक लगाई और राजस्व के लिए इजारा प्रथा यानी कि ठेके पर राजस्व अधिकारों की नीलामी को वहाँ शुरू करता है। अब देखो, कुछ क्षेत्रों में जजिया कर को भी समाप्त किया। इसने अपने वफादार सुभाष चंद्र को दीवाने खालसा नियुक्त किया और राजा की उपाधि दी। किसको? सुभाष चंद्र। मारवाड़ शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि ये दे रहा है और गुजरात की जागीर दे रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सब किसके नाम पर हो रहा है? जहांदर शाह के नाम पर हो रहा है, क्योंकि वह मुगल बादशाह है। लेकिन कर कौन रहा है? तो कर रहा है जुल्फ़िकार खां। क्यों? क्योंकि चल उसकी रही है। तो यहाँ पर आमेर शासक जयसिंह सेकंड को वह मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है। किसको? जयसिंह मिर्ज़ा राजा को। और मालवा की जागीर भी वह उन्हें प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि मराठों को दक्कन क्षेत्र में चौथ वसूली की वे अधिकार दे देता है, परंतु ये चौथ जो वसूलेंगे वह मुगल अधिकारी वसूलेंगे, ना कि मराठे अधिकारी। ये शर्त यहाँ पर वह रख देता है। अब बादशाह जो जहांदर शाह है उसका चचेरा भाई कोकलस खां, चचेरा भाई कोकलतास खां एवं उसकी प्रेमिका जो बादशाह की प्रेमिका रहती है ने जुल्फ़िकार खां का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है क्योंकि उसके पास में इतना प्रभावशाली वजीर था जुल्फ़िकार खां। वह खुद इतना प्रभावशाली बन सकता था लेकिन वह नहीं बन पाया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंपट मूर्ख, जो कि अपनी प्रेमिका के चक्कर में यहाँ पर पूरा सत्यानाश करवा लेता है। तो भैया ये उत्तर मुगल काल का था पहला भाग। अब मिलेंगे अगले भाग में, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो होगा, जहाँ पर हम फर्रुखिया से लेकर 1713 से लेकर 1857 ईस्वी बहादुर शाह द्वितीय जफर तक हम समझेंगे। वीडियो के आखिर में बस इतना ही, काम टालने वाले लोग वह काम भी नहीं कर पाते जिसे करने में उनकी योग्यता हो, इसलिए काम को टालिए मत। जो काम जिस समय पर करना हो उसको ईमानदारी से करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।